नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए। पंचायत चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से बीजेपी को पछाड़ दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इस पंचायत चुनाव का क्या 2022 के विधानसभा चुनाव पर असर होगा? आज हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर मौजूद हैं हमारे साथ यशवंत देशमुख जो कि जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं और सी वोटर के संस्थापक और एडिटर दोनों हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार। सर, अभी जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए, बंगाल चुनाव के रिजल्ट के साथ ही इसके भी नतीजे आए और लोगों ने इसमें भी बहुत रुचि दिखाई है। और जो नतीजे आए हैं, आपको भी मालूम है कि किस तरह के नतीजे आए हैं। बीजेपी नंबर 2 पे है और समाजवादी पार्टी उससे लगभग 200 सीटें आगे है। तीसरे नंबर पर बसपा है। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो चौथे नंबर पर है और फिर कांग्रेस है। तो सर, आपको क्या लगता है ये जो नतीजे आए हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके मुताबिक कौन से वो बड़े टेकअवेज हैं जिसको हमें इस पंचायत चुनाव से निकालना चाहिए? देखिए कुमार, एक तो हमें कुछ चीजें, अगर हम जनादेश की व्याख्या करना चाहते हैं तो कुछ चीजों पे बहुत स्पष्टता हमें होनी चाहिए। पहली स्पष्टता तो ये होनी चाहिए, दर्शकों को बहुत क्लियरली हमें बताना भी चाहिए कि ये चुनाव दरअसल ऐसे चुनाव है जिसमें पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं है। उस तरीके से अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके चुनाव लड़वाती हैं, लेकिन अगर मूल तत्व में बोले तो दरअसल ये केवल और केवल निर्दलियों का ही चुनाव है। उस लिहाज से अगर हम बोले तो ये चुनाव उस तरीके के चुनाव नहीं है जिसमें पार्टियां अपने घोषित चुनाव चिन्हों के ऊपर चुनाव लड़ रही हैं, उस तरीके से चुनाव। दूसरी बात यह है कि जनादेश की व्याख्या को करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि गिलास आधा खाली और गिलास आधा भरा, ये आंकड़ों के दृष्टि में ये अक्सर अपने अपने तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। मसलन जो भाजपा के लोग हैं वो कहेंगे गिलास आधा भरा है, समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि गिलास आधा खाली है और आधा भरा है। ये एक अपने आप में पूर्ण दृष्टि भी हमको रखनी पड़ेगी चुनाव नतीजों को एनालाइज करते समय। जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में वो हम सभी के सामने हैं। हमारा गृह प्रदेश है। आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में मेरी परवरिश हुई है, मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ। तो अपने घर में जब इस तरीके के हालात दिखें तो जो अभी हैं, हर एक को कष्टित होना लाजमी है। मेरा मानना यह है कि शायद ही हम में से अब कोई ऐसा हो जो ये दावा करे कि हमारी जान पहचान में किसी को भी कुछ नहीं हुआ। जो बिल्कुल ठीक आंकड़े बात हमारे है, बिल्कुल कोविड ट्रैकर के हैं कुमार, उसमें तो अब लगभग हर 10वें घर से कोई ना कोई बीमार है और हर 20वें घर से कोई ना कोई मृत्यु का शिकार हुआ है। जो मतलब हम में से हर किसी ने खोया है किसी न किसी को। तो बिल्कुल ऐसी ठीक कह रहे हैं। स्थिति में, परिस्थिति में ये चुनाव हुए हैं। उन चुनावों को ये कहना कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, ये भी उतना ही बड़ा झूठ होगा, जितना बड़ा शायद झूठ ये भी होगा कि ये सारे नतीजे केवल और केवल उस गुस्से का परिणाम। मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को समग्रता से देखना और समझना चाहिए। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं चाहूँगा कि अपने आज तक के दर्शकों को गिलास आधा और गिलास भरा, आधा खाली और भरा, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव अपनी-अपनी जगह से दिखा करके और फिर हम एक समग्रता से देखने की कोशिश करें कि हाथी दरअसल में है कितना बड़ा। कि नहीं तो हम केवल हाथी की सूंड और हाथी का कान और हाथी का पैर ये पकड़ के हम व्याख्या करेंगे तो हमें हाथी की तस्वीर पूरी नहीं दिखाई देगी। हाथी से मतलब बसपा के सिंबल से नहीं है बल्कि इस जनादेश से हमारा है। नहीं, तो बिल्कुल। हम लोग यशवंत जी चाहेंगे भी यही कि पूरी समग्रता में बातें आए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े गए, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि पार्टियों ने अपने अधिकृत उम्मीदवार दिए। सभी पार्टियों की अपनी लिस्ट थी और उस आधार पर ये निकल करके आया कि कौन सी पार्टियों ने कितनी सीटें जीती हैं। हालांकि इसमें भी दावे और जो इसके प्रति दावे हैं वो अलग अलग हैं।
जी। लेकिन सर आप कह रहे थे कि ये समग्रता में देखने की चीज है, तो जो आप बता रहे हैं कि आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास पूरा, तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। जरूर, पहले एक काम करते हैं कि हम लोग इसको गिलास आधा खाली कैसे है इसकी व्याख्या करते हैं। मतलब क्यों ये हम मान के चलें कि ये नतीजे भाजपा के खिलाफ हैं। पहले हम इसको करते हैं, फिर हम दूसरी साइड भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये हम भाजपा के खिलाफ इसको देखना चाहते हैं इन नतीजों को गिलास आधा खाली के हिसाब से, तो स्वाभाविक सी बात है, जो स्थिति प्रदेश में है, जो भयावहता है, उसमें हम सभी लोग उसके साक्षी हैं, उसके भागीदार हैं। तो लोगों का गुस्सा आना ये लाज़मी ही है, इसमें कोई बड़ी बात, मतलब इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझना। और ये चुनाव ग्रामीण इलाकों के चुनाव थे। स्वाभाविक सी बात है कि खबरें और सारी चीज़ें कमियों की हमारे पास में शहरी इलाकों से ज़्यादा न्यूज़ गैदरिंग हो पा रही है, तो हमारे पास में है। ग्रामीण में इलाकों में तो व्यवस्था शहरों की 1/100वें हिस्से की भी नहीं होती। तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो स्थिति जिस तरह की विस्फोटक हुई होगी, वो कैसी हुई होगी। हालाँकि ये जानते-बूझने के बाद में भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का टर्नआउट हुआ और इस विषम परिस्थिति में भी लोकतंत्र के लिए लोगों का जैसा उत्साह दिखा, इसको सामान्यतः लोग बड़े उस तरीके से देखते हैं, अरे देखो लोग मरे जा रहे हैं, वोट डालने के लिए मरे जा रहे हैं और कैसे लोग हैं, और ये देखो अपनी जान दे देंगे लेकिन जाति के नाम पर वोट, इसके नाम पर वोट, उसके नाम पर वोट ज़रूर देने के लिए निकलेंगे। तो पहली बात तो हाथ जोड़ के विनती है, जनादेश जनादेश होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। जनता अपनी जान पे खेल के निकली है तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए निकली है। ये जनता को हेय दृष्टि से देखने का प्रसंग नहीं है। जनता अपनी जान पे खेल के वोट डाल रही है तो इसका मतलब जान पे खेल के वो लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश को इतने हेय दृष्टि से देखने वाले लोग जितने हैं, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार जो लिटरेट जिसे राज्य कहा जाता है, उसमें भी दक्षिण में चुनाव हुआ। किस हद तक का कम्युनल पोलराइजेशन वहां पे हुआ हमारे सामने छुपा हुआ नहीं है। जो सेकुलर पार्टीज हैं, सीपीएम ने और कांग्रेस ने जिस तरह का कम्युनल पॉलिटिक्स वहां पे की है, हिंदू वोट, मुसलमान वोट, क्रिश्चियन वोट की, ये छुपा हुआ नहीं है। तो पहली बात तो बहुत आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े हैं, बाकी आपकी बड़ी श्रद्धा है, हमारे मन में बड़ा सम्मान है। हम भी चाहते हैं हमारा राज्य एक दिन बढ़ के आपके जैसा हो, लेकिन कम से कम हमको इस बात पे ज्ञान मत बांचिए कि हम कितने गए गुजरे हैं और हमारे लोग जात पात और रिलीजन पे वोट देते हैं, इस पे ज्ञान हमको मत। दूसरी बात, भारत के सबसे ज्यादा कल्चर्ड जो जिसे कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से अभिभूत भद्रलोक वाला जो राज्य है, जिसने हमको 10 में से 6 नोबेल प्राइज दिए हैं, हमको कहा गया है कि तुम लोग जो यूपी बिहार के ये गाय पट्टी के लोगों, गोबर सूंघने वाले, तुम लोगों को क्या पता कि साहित्य क्या होता है, विज्ञान क्या होता है और पढ़ा लिखा होना किसे कहा जाता है। माफ कीजिएगा, फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पिछले 5 चुनाव, ज्यादा पूछे जाने की जरूरत नहीं है, 5 चुनाव पहले बीजेपी हारी, समाजवादी पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी हारी, जीती, तो क्या बीजेपी के लोगों के यहाँ उन्होंने आग लगाई? उसके बाद के चुनाव मायावती की बीएसपी जीती, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लोगों ने जाके रेप किए। उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी जीती, बीएसपी हारी, क्या समाजवादी पार्टी लोगों ने जाके गांव में आग लगा दी? उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी, क्या भाजपा के लोगों ने जाकर के हत्याएं की? हमारे यहाँ पे 5 चुनाव में पिछले 5 मैंडेट अलग-अलग आए सत्ता परिवर्तन के और अलग-अलग पार्टियां जीती। अगर अगर ये शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन होने देना, अगर ये पिछड़ेपन की, गरीबी की, मूर्ख होने की, असंस्कृत होने की निशानी है, तो कुमार जी, मैं सहर्ष रूप से स्वीकार करता हूं कि हम पिछड़े हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कुसंस्कृत हैं, हमारे अंदर सभ्यता संस्कृति का अभाव है। तो आप बड़े जो बनते हैं 6-10 में से 6 नोबेल प्राइज विनर, इस तरह की हत्या, बलात्कार, आगजनी, दंगा करने वाली राजनीति और उसका जनादेश के बाद का हिंसा, ये आपकी संस्कृति में आपको मुबारक। हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, कम से कम हमें ज्ञान मत दीजिए। ये बात मैं इसलिए लेकिन कहना ये चाहता था बात क्योंकि ये जरूर बहुत दर्शाता है, ज़रूरी है ये बात कहना। क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश ये को अभी जरूर बहुत ज़्यादा, फिर से इस पंचायत चुनाव के बाद से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि लोग उसे पॉजिटिवली लेने के बजाय उसे नेगेटिवली ही ले रहे हैं। और उसमें तमाम चीज़ों की वो आ रही है, भाई सरकार तो गई थी हाई कोर्ट के पास में कि चुनाव मत होने दीजिए अभी।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया ना कि चुनाव करवाइए। और उधर दक्षिण में जो है आपका हाईकोर्ट कह रहा है कि क्रिमिनल केस चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पहले हाईकोर्ट वाले एक दूसरे के ऊपर क्रिमिनल केस चला लें विरोधाभासी निर्णय देने के लिए। हमको उत्तर प्रदेश को माफ कीजिए भैया, हम जैसे हैं हम ठीक हैं। हमारे लोग इतनी महामारी में जब लाशें बिछी हुई हैं, जब शमशान घाट पे लाइन लगी है, तब भी लोकतंत्र के नाम पर निकल के वोट डालने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम कतई अपोलोजेटिक नहीं हैं। और यूपी बिहार के लोगों को कृपया देश के बाकी जितने भी समझदार, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे, अमीर जो भी आप हैं, आपको आपकी अमीरी, आपकी संस्कृति, आपकी पढ़ाई लिखाई सब मुबारक, लेकिन हम जैसे हैं हम ठीक हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश से ज्यादा कोई लोकतांत्रिक, उत्तर प्रदेश और बिहार भी मैं शामिल करूंगा, जो लोग इतनी हे दृष्टि से कहते हैं, कोई दूसरा लोकतांत्रिक राज्य इस तरीके का दिखा दे जिस राज्य में सुचेता कृपलानी जैसी बाहरी व्यक्ति को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लोग ले लेते हैं और उफ नहीं करते और सिर आंखों पे रखते हैं। बिहार का वो राज्य जहाँ कोंकण में, मैंगलोर में पैदा हुआ और बंबई में राजनीति करने वाला जॉर्ज फर्नांडिस आकर के बिहार में चुनाव लड़ता है और लोग सिर आंखों पे रखते हैं लोकतंत्र के नाम पर। ये बताएंगे कि खुला दिल क्या होता है, ये बताएंगे कि संस्कृति क्या होती है। जिन राज्यों में हिंदी के विरोध के ऊपर चुनाव और दूसरे बाहरी और अंदर ममता बनर्जी करती रहेगी, चुनाव जीत गई, उनको मुबारक उनका जनादेश। हमारे यहाँ हमने कभी बाहरी और भीतरी की राजनीति की क्या? जो आया है हमने अपने दिल पे रख करके अपने सराखों पे बैठाया। आज के प्रधानमंत्री गुजरात से आए, बनारस ने जिताया कि नहीं जिताया? कैसी बातें करते हैं? हम जैसे हैं हम भले हैं, पहली बात। बाकी दुनिया से आग्रह है, उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार को भी हे दृष्टि से देखना बंद कीजिए। और अपने भाइयों से, उत्तर भारत के भाइयों से अनुरोध है कि हम जो हैं हम हैं, स्वाभिमान के साथ में, इज्जत के साथ में अपनी 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 आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर पहनिए और दम से बोलिए कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, हाँ हम जान पे खेल के निकले, हमने वोट दिया, हमने जिसको वोट देना चाहते थे हमने उसको वोट दिया। और हाँ, हमें इस बात पे गर्व है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उससे ज्यादा विपक्ष के लोगों को सीटें मिली। लोकतंत्र कैसे बचता है? लोकतंत्र ऐसे ही ना बचता है कुमार जी, कैसे बचता है? ये भी तो एक लोकतंत्र की पहचान है कि इतना कुछ होने के बावजूद बेहतर लोकतंत्र की पहचान है। इतना बेहतर सब कुछ लोकतंत्र होने के बावजूद एग्जैक्टली इतना सब होने के बाद में भी हमारे ये नतीजे आते हैं, तो ये बेहतर लोकतंत्र की पहचान है। जो बीजेपी का उभार था, लोकसभा फिर विधानसभा फिर लोकसभा, संयुक्त विपक्ष के खिलाफ फिर लोकसभा, जिस हाइट पे बीजेपी ने जीते थे, उस हाइट के मुकाबले निस्संदेह बीजेपी के लिए बड़ी गहरी चोट है। समाजवादी पार्टी नंबर 2 है, बीएसपी नंबर 3 है। मिला मिलू करके पूरे अपोजिशन के सीटें और वोट भी शायद बीजेपी से ज्यादा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बीजेपी के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि सब कुछ हलवा नहीं है, सब कुछ रोजी नहीं है। जो हो रहा है लोगों का गुस्सा है। और ये गुस्सा अगर आप ये सोचते हैं कि केवल कोरोना के कारण है, तो ये भी वो गलतफहमी में हो। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में सही नहीं थी, जिसके कारण लोगों का बहुत सारी चीजों को लेकर के गुस्सा एक्यूमुलेटेड था। तो उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के जो नेता और स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो इस झटके से कुछ सीखेंगे, क्योंकि अभी तो ये सेमीफाइनल। मैं अगर यहाँ पर आपको रोकूं, तो आपको क्या लगता है गुस्से की वजह क्या है? इस वक्त की वजह क्या? अगर कोरोना को ना भी माने तो और कौन सी ऐसी वजह है जो इस सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ गई? गुस्से की सबसे बड़ी वजह कुमार ये है कि पिछले 7 सालों में बीजेपी के लोगों ने लहर में चुनाव जीता है। लहर से मतलब यह है मोदी वेव आई, मोदी जी ने हाथ हिला दिया, लोगों ने वोट दे दिया। उस लहर में जो बाढ़ आई, उसमें कूड़ा करकट बहुत सारा बीजेपी का साथ में सैलाब में आया। जब हम कूड़ा करकट बोलते हैं तो इसमें केवल दूसरी पार्टियों से आए हुए उधार के नेता ही शामिल नहीं है। कूड़ा करकट से मेरा मतलब ये भी है कि बीजेपी के ऐसे झौआ भर के नक्कारा नेता जो लहर में एमएलए और एमपी बन गए, लेकिन वो वापस झांकने के लिए नहीं जाते हैं अपने क्षेत्र में कि जनता मर रही है कि जी रही है। और एक दो नहीं है, झौआ भर के हैं। और सबसे बड़ी लेकिन बीजेपी की समस्या यह है कि बीजेपी के सारे अकर्मण्य नक्कारा एमएलए और एमपी के खिलाफ और उनके काम करने के खिलाफ और मुख्यमंत्री कार्यालय और विधायकों और उन सबके बीच की जो डिस्टेंस है,
कोई एक सुर में बात नहीं कर रहा है, एक दिशा से नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय किसी अलग दिशा में चल रहा है, पार्टी अलग दिशा में जा रही है, एमएलए एमपी अलग दिशा में जा रहे हैं। 3 अलग-अलग दिशाओं में आप कह प्रणालियां चल रही आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सीएम का डिस्कनेक्ट है लोगों से? देखिए, सीएम का डिस्कनेक्ट अगर हम बोलें कि है भी और नहीं भी, क्योंकि सीएम का डिस्कनेक्ट जैसे हम लोग ने, अगर आप याद करें कि 2-3 महीने पहले हमारा सालाना मुख्यमंत्री की रेटिंग का सर्वे आया, उसमें नीचे के सारे मुख्यमंत्री घटिया और जो नाकाम मुख्यमंत्री थे वो सारे बीजेपी एनडीए के थे, ऊपर वाले सारे अपोजिशन के थे। और जो ऑल इंडिया एवरेज था उससे थोड़ा नीचे ही बीजेपी उत्तर प्रदेश का नंबर आया था। तो मेरे ख्याल से 17वें 18वें नंबर पे योगी जी का रैंकिंग थी ऑल इंडिया में। लेकिन उसके 2 महीने बाद में जब हमने 4 साल की रिपोर्ट कार्ड की, तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में हमने बहुत क्लियरली बोला कि अगर आज चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी लेके आ जाएगी। तो लोगों ने कहा ये आप बड़ी विरोधाभासी बात बोल रहे हैं। अभी तो आपने पिछले महीने बोला था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 18वें नंबर पे है। अरे 18वें नंबर पे है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? 18वें नंबर पे है उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा, इन सब के कंपैरिजन में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव किसके खिलाफ लड़ना है? समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, बसपा के नेतृत्व के खिलाफ। तो जब लोग वोट डालेंगे और वोट डालने में बोल रहे हैं हमको योगी चाहिए कि अखिलेश चाहिए कि मायावती चाहिए, वहां पे अगर 40% से ज्यादा लोग योगी का नाम ले रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि योगी अरिथमेटिक में भारी पड़ रहे हैं बाकी दोनों पे। इसका तो सर मतलब मेरा ये सवाल नहीं है यहीं कि पे योगी का यहीं पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी का प्रदर्शन भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये गलत बात है, नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऑप्शंस हैं, उसमें उनके नंबर अखिलेश और मायावती के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। ये तो सर आपने अपने उस सर्वे की बात की जो आपने 4 साल पर किया था। 4 साल गुजरे भी कुछ हफ्तों का ही वक्त गुजरा होगा। आपको क्या लगता है कि आज जो स्थिति है, ये सर्वे और आज के ये जो चुनाव के हम नतीजे देख रहे हैं, अगर हम इसको मान लें कि ये नतीजे हैं चुनाव के, जो पंचायत चुनाव के आए हैं, तो क्या कोई वास्ट डिफरेंस आ गया है इतने इतने दिनों में, या फिर सरकार के लिए ये सचमुच खतरे की घंटी है? क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि ये 4 सालों में एक ब्रांड योगी भी बना है, उनका चेहरा भी सामने है और आने वाले समय में हो सकता है उनके चेहरे को ही रखकर चुनाव लड़ा जाए। तो ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि ब्रांड योगी जो आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड हुई है। इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन झटका लगा है, ग्रामीण इलाकों में झटका लगा है। हालांकि इसका फ्लिप साइड भी है, जो मैं अभी आऊंगा, गिलास आधा खाली है वाला अपोजिशन की साइड से जो मैं बताना शुरू करूंगा भरा है, वो भी मैं आऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाके हैं जो बीजेपी का, जिसे कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों का परफॉर्मेंस बीजेपी का गढ़ नहीं। बीजेपी का परफॉर्मेंस हमेशा उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों का उनका गढ़ माना जाता है। एक तो ये बात, शहरी इलाकों में भी नाराजगी है नो डाउट, लेकिन शहरी इलाकों के परफॉर्मेंस और ग्रामीण इलाकों के परफॉर्मेंस में बीजेपी के जमीन आसमान का अंतर है। एक तो बात ये। दूसरी बात कि इसे खतरे का संकेत डेफिनेटली मानना चाहिए। अगर बीजेपी इसको खतरे का संकेत नहीं मानेगी तो 7-8 महीने बाद मुंह के बल गिरी पड़ी होगी। इसमें मतलब मुझे, देखिए मैं गोलमोल करके जवाब नहीं देने वालों में से, लोगों में से नहीं। मैं बिल्कुल साफ आपको बोल रहा हूं। अगर बीजेपी ने अपनी दोबारा से इस चुनाव से अपने सबक लेकर के और अपनी दिक्कतें ठीक नहीं की, मुख्यमंत्री, पार्टी और पार्टी के विधायक, इन तीनों का अलग-अलग दिशा में जाने वाला जो जो समा है, अगर इसे वापस कंसंट्रेट नहीं किया, बीजेपी ने अपने नक्कारा एमएलए और एमपीस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई से मतलब ये कम से कम बुला के डांटे तो। लोग हवा में नदारद हैं, फील्ड में कोई आदमी नहीं दिख रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे 4 ट्वीट और फेसबुक पे 2 फोटो डालने से लगता है लोगों को, आजकल विधायकों को, कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। अरे हर तीसरे घर, चौथे घर में कोई ना कोई मर रहा है भाई। पहले होता था, ये माना जाता था, जिस नेता ने 4 शादियां और 8 अर्थियां उठा ली दिन में, उस नेता को कोई हरा नहीं सकता। आज 8 नहीं 800 अर्थियां निकलनी है और आदमी फील्ड में दिख नहीं रहा है इनका। जिस वाहियात किस्म के एमएलए की फौज इकट्ठा कर रखी है बीजेपी ने, शर्मनाक, उसको अगर इन्होंने ठीक नहीं किया समय रहते, अगर टाइट नहीं किया, तो ये 8 महीने बाद मुंह के बल गिरा।
सर वो बदलने का वक्त तो 8 महीने के बाद आएगा जब चुनाव होंगे। लेकिन हम आप आगे बढ़ें और ये हम आगे बढ़ें और आपसे ये पूछें कि क्या योगी का चेहरा गांव में नहीं चला। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने भी रख दूं। जो हालांकि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें किसी का सिंबल नहीं था, लेकिन पार्टियों ने अपने अधिकृत कैंडिडेट उतारे थे। और जो मोटा मोटी जो चीजें निकल करके आई सीटों का, वो मैं आपको बता भी दे रहा हूं, आपको जानकारी भी होगी। बीजेपी ने 579 सीटें बीजेपी के पास आई हैं जिला पंचायत सदस्य की, जिसके जरिए वो लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनेंगे, जो कि फर्स्ट नागरिक होता है जिले का। 579 बीजेपी, समाजवादी पार्टी को है 779, यानी कि 200 सीटें बीजेपी से ज्यादा है। बसपा 361 और कांग्रेस को 59 है। और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उसके पास 83 है, यानी कि वो कांग्रेस से ज्यादा है। और अगर हम थोड़ा सा और आपको ब्रेकअप दे दें, वो ये कि पूर्वांचल में सबसे खराब हालत निकल करके सामने आई। और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने जहां 255 जिला पंचायत की सीटें, सदस्य की सीटें जीती, बीजेपी ने 165 जीती हैं। इनका जो वोट पर परसेंटेज भी जो कैलकुलेट किया गया है वो 23% समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पास 15%। अवध में भी बहुत खराब स्थिति रही इन लोगों की, और 28% समाजवादी पार्टी ने वोट पाए हैं, 18% बीजेपी ने वोट पाए हैं। समाजवादी पार्टी को अवध क्षेत्र में 284 सीटें आई हैं अधिकृत उम्मीदवारों की, और बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे उन्हें 165 सीटें आई हैं। बुंदेलखंड रिलेटिवली ठीक रहा है, वो भी सिर्फ संतोष दे सकता है बीजेपी को कि वहां 38 सीटें बीजेपी को है और 33 समाजवादी पार्टी को है, और 25% और 22% इनकी सीटें हैं। बाकी अपर दोआब और लोअर दोआब और साथ साथ वेस्टर्न यूपी देख लें। हालांकि वेस्टर्न यूपी में किसानों का जो फैक्टर रहा है उसने काम किया है, जाटों का फैक्टर रहा है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगभग बराबर है, 211 बीजेपी और 210 समाजवादी पार्टी। लेकिन इसमें से पश्चिमी यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है, और कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न यूपी है उसने बीजेपी को बहुत नुकसान किया है। तो ये मैंने एक जो फिगर निकल करके सामने आए हैं, जिसे ज्यादातर लोग मान भी रहे हैं, अब ये मैंने आपके सामने रखा है। तो क्या ये माना जाए कि पंचायत चुनाव में योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं चला, क्योंकि इसी चेहरे पे 2022 के चुनाव लड़ने हैं? तो आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, हार्ड अरिथमेटिक और हार्ड पॉलिटिकल रियलिटी कुमार, ये बहुत अलग होती है कैलकुलेशन में। अभी आपने जब आंकड़े बताए तो मेरे ख्याल से दर्शकों को ये भी अंदाजा लग गया होगा कि इतने खराब समय में भी अपोजिशन कोई स्वीपिंग विक्ट्री नहीं ले पाई। मतलब समाजवादी पार्टी को एक स्टेप आगे जरूर है बीजेपी से, लेकिन आर्ग्यूएबली ये मान लेना चाहिए कि ये जो समय है, ये जो क्राइसिस है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासनकाल की सबसे खराब स्थिति और सबसे खराब समय, किसी भी सत्ता में रहने वाले के लिए। बीजेपी नहीं, महाराष्ट्र में जो शिवसेना के लिए सबसे खराब समय मान लीजिए, जो जहां सत्ता में है उसके लिए ये क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाना इस समय सबसे खराब समय, और इतने खराब समय पे भी डिसाइसिव लीड नहीं ले पाना। अब मैं ये दूसरी साइड का आपको वर्जन बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने बोल दी कि हाँ, स्वाभाविक सी बात है, कोई कहने की बात ही नहीं कि बीजेपी की हालत खराब हुई। अब मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूं कि अपोजिशन के लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मानता इसको। मैं 3 कारणों से नहीं मानता। पहली बात कि जिस तरीके का लीडिंग वन वे ट्रैफिक वर्डिक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अपोजिशन को, नंबर 1। यहां मैं आपको सर मैं आपको जोड़ दूं कि समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे काफी कम हो गई। एग्जैक्टली, मैं यही दर्शकों को बताना चाहता था कि 5 साल पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पास में करीब 1500 सीटें थी। आज वो घट के करीब 900 हो रही। पिछली बार बीजेपी को जितनी मिली थी उससे एक्चुअली 500 सीटें बढ़ गई। अगर आप 5 साल पहले का कंपेयर करें, देखिए बेसलाइन क्या है, ये बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं बीजेपी को नुकसान हुआ है तो हम मानते हैं हमारा बेसलाइन पिछला विधानसभा चुनाव है या हमारा लोकसभा चुनाव, पिछला बेसलाइन। लेकिन अगर हम बेसलाइन चुनाव पंचायत का चुनाव माने 5 साल पहले का, तो समाजवादी पार्टी 1500 से घट के 900 के आसपास आ गई, और बीजेपी दरअसल 500 550 सीटें ज्यादा में। पहली बात तो ये। दूसरा, अभी भी तकरीबन 40%, 35-40% ये निर्दलीय और अभी वो हैं जिन्होंने अपना एलिजियंस शिफ्ट नहीं किया है, और उनमें बड़ी तादाद में रेबल कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं। अब जितना मेरे पास में सूचना है, आपके पास में अगर हो तो आप भी बता सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जितना मेरे पास में सूचना है उस सूचना के हिसाब से
अधिकांश रेबल जो है वो बीजेपी के हिस्से के, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। अब यहाँ पे ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि करीबन 70 अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, जिसमें ये जो चुने गए हैं लोग ये वोट डालेंगे। उससे बहुत क्लियर होगा कि एक्चुअली में ग्राउंड पे किसने होल्ड बनाया अपना। यहाँ पर आउटगोइंग मैं उसमें 65 समाजवादी पार्टी के थे और केवल 5 अध्यक्ष बीजेपी के थे। 5 साल पहले 65 समाजवादी पार्टी और 5 बीजेपी। अब जब अध्यक्षीय चुनाव होगा और ये जो निर्दलीय जो जीते हैं उनके वोट पड़ेंगे, उसमें स्वाभाविक सी बात है जो नहीं अपने पक्ष में ला पाएगा वो दूसरे पे आरोप लगाएगा इन्होंने खरीद लिया। दोनों साइड से होगा। अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन निर्दलीय ने वोट दिया तो भाजपा आरोप लगाएगी कि सपा ने खरीद लिए, और अगर बीजेपी के पक्ष में वो जाएंगे तो सपा आरोप लगाएगी कि बीजेपी ने खरीद लिए। बीएसपी दोनों पे आरोप लगाएगी, क्योंकि सामान्यतः बीएसपी के पॉलिटिकल फिलॉसफी में खर्चा करना नहीं है। बीएसपी की पॉलिटिकल फिलॉसफी उल्टी है, आने आवक की है, जावक की नहीं चलती। तो इसलिए वहां पे वो बात लागू नहीं होती। लेकिन जो मुख्य लड़ाई होगी इसमें अब अध्यक्षीय, उसमें सपा और बीजेपी के बीच में होगी। तो अगर आप पिछले 5 साल पहले का जो आपने उदाहरण दिया वो बहुत सटीक उदाहरण ये दर्शकों को समझने के लिए है कि आप मानक क्या तय करते हैं। अगर आप 5 साल पहले का पंचायत चुनाव मानक तय करेंगे तो आपको लगेगा बीजेपी का उछाल हुआ है बहुत और समाजवादी पार्टी का कम हो गया, और ग्रामीण इलाकों में उछाल हुआ है जो कि बीजेपी की कमजोर कड़ी माना जाता है। हम तो शहरी इलाकों की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये अगेन ये ग्लास हाफ एम्प्टी वाला जो हिस्सा है मैं वो बता रहा हूँ, और ग्लास हाफ फुल वाला हिसाब ये है कि अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आप 5 साल पुराने क्यों जा रहे हैं, आप हमको तो ये बताइए पिछले विधानसभा में क्या हुआ उसके मुकाबले आप कहाँ पे खड़े हैं, पिछले लोकसभा में जो हुआ उसके मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं। उस लोकसभा और विधानसभा के स्वीप के मुकाबले तो बीजेपी मुंह के बल गिरी है ना, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं। तो सच्चाई है कि गिलास आधा भरा भी है और गिलास आधा खाली भी है। आप किस तरफ से आप उसको देख के समझना चाहते हैं ये है। मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं तो बीजेपी के लिए झटका है, बीजेपी के लिए अलार्म है, और बीजेपी को अगर इससे सीख नहीं ली और अपनी दिक्कतें अपनी कमियां दूर नहीं की तो 8 महीने 7-8 महीने बाद झटका लगेगा। और अपोजिशन की साइड से मेरा ये मानना है, मैं उनको ये इत्तला देना चाहता हूं कि जब बीजेपी का सबसे वाहियात समय, घटिया समय जब वो गिरे पड़े हैं इस पूरे कोरोना में, तब भी आप मिला जुला के बस इतना ही बटोर पाए, और आप सड़क पे तो है नहीं। अगर मैं बोलूं बीजेपी के विधायक नहीं दिख रहे हैं तो अपोजिशन के लीडर कौन सा बड़ा दिखाई दे रहे हैं। अगर बीजेपी लेटी हुई है तो अपोजिशन सो रहा है, ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। ममता बनर्जी को अपोजिशन के नेताओं ने बड़े सुंदर सुंदर फोटो लगा करके ट्वीट करके बधाई दी अखिलेश जी ने। अरे अगर मायावती, अखिलेश, आरएलडी, बाकी लोगों को सीखना ही है ममता बनर्जी से, कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए। मतलब कांग्रेस के बारे में क्या कहें, अमेठी तो चली गई थी, रायबरेली में भी नंबर 3 पे लगे, बचा क्या है। कांग्रेस के बारे में जो कहा जाए कम है अभी, लेकिन बाकी नेताओं को भी बोल रहे हैं आप ममता बनर्जी का कीर्तन कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। अरे सीख लीजिए कि कम से कम चप्पल घिसी कैसे जाती है फील्ड में। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं तो आपको ममता बनर्जी जैसी मेहनत और हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये 4 ट्वीट करके और 2 फेसबुक के पोस्ट करके और आड़े तिरछे पड़े होकर के फील्ड में निकलना नहीं है। ये इस तरीके के क्रांतिकारी आंदोलन से कोई आपका सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, मैं माफी चाहता हूं। ये वैसे नहीं होता है। ये जमाना वो लग गया कुमार जी कि नेता कहते थे 5 साल बैठो, जनता अपने आप जिता देगी, मुंह में आके लड्डू डाल देगी। अब वो जमाना बीत गया। अपने आप कुछ नहीं मिलता, आज की तारीख में कुछ नहीं मिलता। जनता आके अपने आप भी आपको वोट नहीं डालेगी। बीजेपी से नाराज होगी तो घर बैठ जाएगी, लेकिन आपको वोट नहीं डालेगी। आप निकलिए तो सही, सड़क पे दिखाई तो दीजिए, लड़िए तो सही। आप इंटेंट तो दिखाइए कि हाँ मैं सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहा हूं और मैं ज्यादा बेहतर मैंडेट से आ सकता हूं। आप सोते रहेंगे अगर एक कोने में बैठ के आलसी की तरह से, तो जनता आपको आके वोट दे देगी? कतई नहीं देगी। ये अपोजिशन को अपना मुकाबला कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल खरी बात अपोजिशन को कह दी, खास करके समाजवादी पार्टी को भी कह दी, जिनके बड़े नेता भी शायद ना कह पाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो फरवरी मार्च 2022 में चुनाव होंगे, और अगर जिस दिन ये चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन सबसे ज्यादा अगर कुछ गूगल सर्च हो रहा था
तो उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव सर्च, ये पंचायत चुनाव सर्च किए जा रहे थे पूरे देश में। यानी कि अभी देश में सबसे ज्यादा लोगों की अब कह सकते हैं कि इस तरफ उनका झुकाव ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। अगर हम इसको कोई भी पैरामीटर मान लें, आधा खाली आधा ग्लास की बात अगर हम इस वक्त छोड़ दें, जो नतीजे आए हैं उससे अगर हम मैथमेटिकली भी देखें या फिर दूसरे शब्द दूसरे तरीके से भी देखें, तो अगला चुनाव में होने क्या जा रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्योंकि अगर ये कोई इंडिकेटर है तो बीजेपी के लिए तो सचमुच ये संकट की घड़ी है। देखिए, अगर मानिए मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अब इसमें कोई मैं और आकलन नहीं दे सकता, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं इस हाइपोथेटिकली अगर आज ही विधानसभा चुनाव हो गए होते तो क्या होता? अगर आप उस तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं तो संभावना है कि करीबन 100 के आसपास विधायक बीजेपी के हार गए होते और ग्रामीण इलाकों में या उधर की तरफ के जो हैं। लेकिन कुमार जी, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आप बीजेपी के हिस्से से 100 सीट कम कर दीजिए तो भी वो 225 पहुंचती है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 100 सीट ऐड कर दीजिए, ठीक है, 125 पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी का 100-125 पार कर लेने का मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूं ये हार्ड रियलिटी है उत्तर प्रदेश की। जो भाजपा के विरोध में समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, इस जनादेश को जो कर रहे हैं, मैं केवल उनको ये हार्ड रियलिटी से भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ा बदलाव है, 100 सीटें हार भी गई तो भी 100 सीट कम करके भी बीजेपी 225 पे है और समाज इधर अपोजिशन की 100 सीट बढ़ा के भी वो केवल 125 पे है। ये केवल इतने भर से नहीं होगा और ये बात तो सत्ता हमको परिवर्तन समझनी का चाहिए कि अरिथमेटिक नहीं है। में, कुमार जी, अरिथमेटिक में 40%, 20%, 20% का जो हिसाब किताब है ना, ये अरिथमेटिक क्लियर समझ में आनी चाहिए कि बीजेपी का जो गई मरी हालत में भी जो बचा खुचा जो बेस वोट है वो 40% का है और समाजवादी पार्टी का बेस वोट 20% का है और बसपा का बेस वोट 20% का है और कांग्रेस का बेस वोट जो है वो 10% का है बचा खुचा। एक आपको मैं मोटा मोटा एक उत्तर प्रदेश का वो बता रहा हूं, 40-20-20-10। अब जब तक कि अपोजिशन अपने मोजे ऊपर न चढ़ाए, अपनी कमर न कसे, आपस में कोऑर्डिनेशन न करे, आप कितना भी बढ़ा लीजिए, 20% से आप बढ़ के 30% हो जाएंगे, तब भी आप 40% 10% कम ही रहेंगे। आपकी राजनीति 20% से बढ़ा करके 45% की राजनीति होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने देखिए बीजेपी को हराया, बीजेपी के कोई लोकसभा से वोट कम नहीं हुए। बीजेपी ने लोकसभा में पश्चिम बंगाल में 40% वोट पाए थे, अभी भी तकरीबन 40% पाए। ममता बनर्जी ने अपने वोट 42 से बढ़कर 48-46% किए। तो ममता बनर्जी ने लंबी लाइन खींची, अपने ऐड किया है अपने वोटों को। आप जब तक एडिशन के उसमें नहीं जाएंगे तो यहाँ ये माना जाए कि ऐड खुद से ऐड होने की कोई संभावना तो दिखती नहीं। ऐसे में क्या पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है वो इस वक्त विपक्ष के लिए वक्त की जरूरत है? क्या वही होगा तभी कुछ संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है? देखिए, दो ही तरीके से संभव है, या तो अरिथमेटिक में विपक्ष साथ में आए, अरिथमेटिक एक साथ लेके आए, या फिर इंडिविजुअल केमिस्ट्री नेताओं की इतनी बड़ी हो जाए कि वो बोले कि नहीं साहब, हम इतने बड़े हो रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं और हम विकल्प हैं। तो अभी हमको अरिथमेटिक दिख नहीं रही है, केमिस्ट्री तो पूरी तरह गायब है। हम क्या बोले? आप लखनऊ में हैं कुमार जी, आप बता दीजिए। मैं तो देखिए दूर हूं, मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा जरूर हूं, मेरी जमीन है, मेरी मातृभूमि है, मतलब मैं वहीं पैदा हुआ, वो एक अलग बात है। एक आंकड़े मैं बता सकता हूं आंकड़ों से, लेकिन आप वहां की राजनीति को रोज जी रहे हैं। अगर ये सत्य है कि बीजेपी के नेता अकर्मण्य हैं और फील्ड में नहीं दिख रहे हैं, तो उससे बड़ा सत्य ये भी है कि विपक्ष के नेता उनसे भी ज्यादा अकर्मण्य हैं और फील्ड में नहीं दिख रहे हैं। जो फील्ड आप हैं वहां बता दीजिए अगर आप मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है तो, क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो आंकड़ों में परिलक्षित होता है। देखिए हमारे आंकड़े क्या हैं, हमारे आंकड़े तो वही है ना, क्योंकि हम लोग तो रोज पब्लिक से बात करते हैं भाई, रोज 1000, 1200, 1500 लोगों से हम रैंडम इंटरव्यू लेते हैं, उनको आंकड़ों में बदलते हैं। तो जनता का जनादेश जो हमारे पास में आता है, जनता जो सोचती है, उसी के आधार पर मैं उनको देख करके अपनी राय बनाता हूं। अगर आप फील्ड में होंगे, जनता के पास होंगे, जनता के पास में जाएंगे, तो वो राय जनता की बदलेगी और अगर राय बदलेगी तो मेरे आंकड़ों में हमारे यहाँ पे दिखाई देगी।
अभी उसमें कोई परिलक्षण नहीं दिख रहा है, उसमें कोई परिलक्षित नहीं हो रहा है कि आप बीजेपी के छोड़े हुए वैक्यूम को आप बहुत आक्रामक तरीके से भर रहे हैं, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है जनता के बीच। बीजेपी को गरिया रही है जनता, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी अच्छी बात बोल रही है, ऐसा नहीं हो रहा। यशवंत जी, जो इस चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं वो ये कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को एक तरीके से सबड्यूड कर दिया है, बिल्कुल उस पर शांत हो गई है, उस पर बोलना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी इस इशू को थोड़ा बढ़ा करके ये कह रही है कि देखो अब हम आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आ रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, या हम भी उस चीज को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि केमिस्ट्री कहीं दिखाई नहीं देती। ना तो मायावती और अखिलेश की केमिस्ट्री बची है, ना बसपा और कांग्रेस की कोई केमिस्ट्री है, आम आदमी पार्टी या फिर किसी और की कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये जरूर है छोटे छोटे दलों की एक केमिस्ट्री है जो चाहते हैं कि बड़ा हो। ऐसी स्थिति में इन चुनावों के अगर रिजल्ट्स को हम देख लें, जो आप कह रहे हैं कि इनका बहुत ज्यादा असर विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है, तो क्या ब्रांड योगी या योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुनाव में चल जाएगा? क्योंकि लोगों के का एक गुस्सा भी इन दिनों दिखाई दे रहा है। क्या ये उस समय तक बरकरार रहेगा? ऐसा है, वो योगी इस गुस्से को पाट लेंगे, या फिर बीजेपी जो विपक्ष का जो पूरा का पूरा कुनबा है, वो आपको लगता है कि ममता बनर्जी से सीख लेकर के कि किस तरीके से सारे विपक्ष को चाहे अनचाहे किसी तरीके से एक लाया जाए, किसी प्लेटफॉर्म पे वो लोग एक हो पाएंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा चल पाएगा? मेरा दोनों सवाल है, क्योंकि कुछ वक्त एक दो सवाल हमारे पास और हैं जो कि हम आपसे लेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने दोनों सवाल बहुत वाजिब पूछे, और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये तो अभी हम लोग को पता लग जाएगा कि अध्यक्ष पद का जब चुनाव होगा, अगर तो विपक्ष के अंदर थोड़ा सा भी कोई कोऑर्डिनेशन होगा तो दिख जाएगा। भाई, बसपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के जितने भी आए हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी इन सब के साथ में जोड़ दीजिए, तो वो कोऑर्डिनेशन दिखेगा ना हमें। अगर हाँ भाई बिल्कुल। अगर चाहें तो वो बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, आसानी से, अरिथमेटिक उनके साथ में है। तो पहला तो लिटमस टेस्ट विपक्ष की एकता का यही है। अभी हम देख लेंगे कि अध्यक्षीय चुनाव में आखिर ऊंट किस करोड़ बैठा है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी साथ में कुछ कर पा रही है, या कांग्रेस कुछ कर पा रही है। जो कुछ भी जीत के आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा जीता है, लेकिन एक होता है ना कि भाई चलो इस यज्ञ में एक हमारी भी आहुति सही। देखें उसमें विपक्षी एकता के यज्ञ में कितने लोग स्वाहा करने आते हैं, आहुति कौन कौन देता है। पहला तो लिटमस टेस्ट उसी से हो जाएगा। अपने को बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है उसमें। और दूसरा सवाल जो आपका है कि अरिथमेटिक और केमिस्ट्री के बियॉन्ड हम किस दिशा में हम इसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी के संदर्भ में। दूसरा देखिए, सवाल, दूसरा, हाँ, उनका उनका चेहरा क्या काम करेगा? देखिए चेहरा डेफिनेटली, उनके जो प्रशंसक हैं वो उनके प्रशंसक हैं। उनके प्रशंसकों में जो जो जिन्होंने उनको देख के वोट डाला था, उनमें बहुत सारे लोग अभी नाराज भी होंगे। एक बात ये हमें समझनी चाहिए, अगर बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि लोग नाराज नहीं हैं, मेरे ख्याल से फिर वो शुतुरमुर्ग वाली कहावत है कि वो मूढ़ी जो है अपनी रेत के अंदर आंख डाल बंद करके बैठे हुए। क्यों? ये जो क्राइसिस है, ये न भूतो न भविष्यति वाली क्राइसिस है। ईश्वर करे दोबारा देश को ये क्राइसिस देखनी ना पड़े। जिन घरों से अर्थियां निकली हैं ना कुमार जी, वो आसानी से भूलेंगे नहीं। जो बीमार हुए हैं और बीमारी से चले गए हैं, वो मान लेंगे, संकल्प अपने मन में कर लेंगे कि चलो सब लोग क्या लोगों के मरे हैं, हमारा ही मर गया। लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, जिनके लोगों ने आंख के सामने सिलेंडर नहीं होने के कारण दम निकाला तो तड़प के मरे हैं, आपको अगर लगता है कि लोग वो भूल जाएंगे, वो अर्थियां भूल जाएंगे, वो श्मशान भूल जाएंगे, तो माफी चाहता हूं, फिर शायद आप मानवीय संवेदनाओं की सही समझ नहीं रखते। ये इतना सहज सवाल नहीं है। और ये यहां से अगले 6 महीने गवर्नेंस कैसी होती है बीजेपी की, कब वो आंकड़ों को ढांपने, नाकामियों को छुपाने में ताकत लगाने के बजाय, मीडिया मैनेज करने के बजाय एक्चुअल गवर्नेंस पे दिमाग लगाना शुरू करते हैं, एमएलए एमपीस को टाइट करते हैं, मंत्रियों को टाइट करते हैं। अगर तो ये गवर्नेंस अभी से लेके अगले 6 महीने तक, जिसे कहते हैं भाई अब तो आग लग गई ना,
बस्ती में तो आग लगी है। अब सवाल यह है कि आग बुझाने में आप ताकत लगा रहे हैं और दवाई लगाने में ताकत लगा रहे हैं, या आप ये बोलने में ताकत लगा रहे हैं कि आग लगी ही नहीं है। कहां आग लगी है? तो जनता के बीच में यह चीज तय करेगी अगले 6 महीने का कार्यकाल। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको सीखना होगा पिनराई विजयन से, केरल के मुख्यमंत्री से। क्यों? केरल में हमेशा सत्ता परिवर्तन 5 साल में इधर और इधर से इधर होता रहता है, बिल्कुल सामान्यतः होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुमार वहां पे 20 लोकसभा में से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। 19। अगर आप पैमाना माने तो भाजपा की उत्तर प्रदेश की स्वीप से ज्यादा बड़ी स्वीप कांग्रेस की केरल की थी। लेकिन वही केरल 2020 में केवल मुख्यमंत्री और वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने लग के काम किया, तो कोविड में उनके प्रदर्शन के ऊपर जनता ने उनको 5 साल पहले से भी ज्यादा बड़ा मैंडेट दोबारा दे दिया। जनता अंधी नहीं है, जनता देखती है, समझती है। तो 6 महीने के कामकाज में अगर पिनराई विजयन हार के मुंह से जीत निकाल करके ले आते हैं, तो बीजेपी को पिनराई विजयन से सीखना चाहिए, अपोजिशन को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। दोनों के पास में उदाहरण है कि हमको सीखना कहां से चाहिए और हमें कैसे काम करना चाहिए। कौन सीख पाएगा आप लोग देख लेंगे 6 महीने में, और हो सकता है दोनों ना सीखें। दोनों अगर नहीं सीखेंगे तो दो वाहियात कॉम्बिनेशंस में से किसको वोट देना है, फिर जनता के सामने अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर जनता को दोष किस बात का देना? फिर तो ठीक है, अरिथमेटिक है, जिसका जहां पे पल्ला भारी होगा वो करेगा। मरा हाथी भी 1.25 लाख का है, 100 सीट कम हो जाएगी, 325 से 225 पहुंच जाएंगे, आप 100 नीचे से बढ़ के 125 पहुंच जाएंगे, 150 पहुंच जाएंगे। इतना ही होगा, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। तो यहां से आपने अपोजिशन बहुत ममता बनर्जी से कितना सीखता है और बीजेपी पिनराई विजयन से कितना सीखती है, लड़ाई इस बात की। आपने बहुत ऐसी बातें साफ की हैं जो कि अभी तक लोगों के मन में दुविधा थी। एक आखिरी सवाल ये मुझे खाली बता दीजिए कि क्या योगी आदित्यनाथ का आपको लगता है कि ग्राफ गिरा है, या फिर जहां पर आपने लास्ट सर्वे किया था वहीं पर वो मौजूद है? और क्या जिस तरीके से अभी वो काम कर रहे हैं इस कोविड के दौर में, खुद भी कोविड पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव हुए और लगातार घूम रहे हैं, इसका कोई असर दिखेगा क्या? इस सवाल के जवाब के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, डेफिनेटली ग्राफ गिरा है लोकप्रियता का, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों का ग्राफ गिरा है। लेकिन वो गिरा हुआ ग्राफ भी अपोजिशन के ग्राफ से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बेहतर है। ये दोनों ही सत्य और तथ्य ये उतने ही हैं। अब किसी को पसंद आए चाहे ना आए, जो तथ्य होते हैं वो तथ्य होते हैं। गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी है। केवल एक स्टेटमेंट पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, इन दोनों की लोकप्रियता में गिरावट आई है। लेकिन वो गिरा हुआ ग्राफ भी अवेलेबल ऑप्शंस के ग्राफ से कहीं ज्यादा ऊपर है। यही इस समय का सत्य है। बाकी जो अगले 6 महीने होंगे उससे हमें समझ में आएगा। बहुत धन्यवाद आपका यशवंत जी, और आपने अपना वक्त निकाला यूपी तक के लिए और इतनी बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।